गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम सभी पिछले क्लास में कृषि के वाणिज्यिकरण के बारे में बात कर रहे हैं और हमने कृषि के वाणिज्यिकरण में हमने टॉपिक के हर पहलुओं को छुआ है। और आज का जो हमारा टॉपिक है यह हमारा हस्तशिल्प उद्योग का पतन है। हम यह देखेंगे इस समय, इस टॉपिक के दौरान हम यह बात करेंगे कि भारत में जो हस्तशिल्प जो उद्योग थे, जो परंपरागत उद्योग थे जिसमें वस्तुओं का निर्माण हो रहा था, तो किस प्रकार अंग्रेजों के भारत में प्रवेश करने के बाद वे उद्योग कैसे धड़साई हो गए, कैसे एक एक करके बंद होने लगे। ऐसे कौन से कारण थे जिससे हस्तशिल्प उद्योग, हाथ से बनाने वाले उद्योग समाप्ति के कगार पर पहुंच गए। तो हम सबसे पहले यह देखेंगे और हम यह इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं हस्तशिल्प उद्योग में हस्तशिल्प उद्योग का अर्थ। तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने औद्योगिकरण का सिद्धांत दिया। मीन्स मेरे शब्दों को फिर से गौर कीजिएगा। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने औद्योगिकरण का सिद्धांत दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि परंपरागत उद्योग का समाप्त होना और किसी भी प्रकार के आधुनिक उद्योग का न लगाया जाना, इसे ही औद्योगिकरण बोलते। इसे ही हम सब औद्योगिकरण के नाम से जानते हैं। अगर हम ठीक से इसका विश्लेषण करें इस चीज को कि भारत में हस्तशिल्प उद्योग समाप्त क्यों होने लगे, तो इसका कारण विश्लेषण के दौरान हमें यह पता चलता है कि हस्तशिल्प उद्योग का पतन होना यह भी एक ब्रिटिश की आर्थिक नीति का हिस्सा था। उन्होंने इस प्रकार अपनी आर्थिक नीति भारत में लागू की जिससे भारत के जो परंपरागत उद्योग थे वे अपने आप समाप्त होने लगे थे। तो औद्योगिकरण भी ब्रिटिश आर्थिक नीति की एक हिस्सा थी, जिसे अगर हम आम बोलचाल भाषा में बोले तो इसे हम औपनिवेशिक आर्थिक नीति के नाम से भी जान सकते हैं। अब हम ये देखेंगे, अभी तो हम हस्तशिल्प उद्योग के पतन का अर्थ समझें। अब हम यह देखेंगे कि हस्तशिल्प उद्योग का पतन क्यों हो रहा था, अब इसके पतन के कारण क्या थे। तो ब्रिटिश के अपने साम्राज्यवादी प्रसार के क्रम में अंग्रेजों ने सहायक संधि प्रणाली विभिन्न राज्यों के साथ सहायक संधि प्रणाली की, जिसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी राज्य, कोई भी रियासत अब अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का हिस्सा बन गई। वे जिस प्रकार का नीति लागू करते वही नीति, उसी प्रकार की नीति उस रियासते यानी उस राज्य में भी लागू होती। और उस रियासत में जो हस्तशिल्प उद्योग होते थे वे भी अब अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई। सहायक संधि प्रणाली न होने से पहले रियासत के शासक एवं सामंत वर्ग ही उस हस्तशिल्प उद्योगों से वस्तुओं का खरीद करते थे, अर्थात क्रय करते थे। लेकिन अब वे जब सहायक संधि प्रणाली में बंध गए, उसके बाद वे हस्तशिल्प उद्योग के माध्यम से जो वस्तु निर्माण होते थे अब वे व्यापार क्रय नहीं कर पा रहे थे। इसका परिणाम यह निकल के आया कि हस्तशिल्प उद्योग समाप्ति के कगार पे पहुंच गया। और अगला कारण यह था कि बारंबार अकाल के कारण आने पर भी
हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े हुए मजदूर, हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति, वे भी अब हस्तशिल्प उद्योग से अपने आप को अलग करने लगे थे। इसलिए अलग करने लगे थे क्योंकि सहायक संधि प्रणाली में जो राज्य बंध जाते थे अंग्रेजों के साथ, तो उस राज्य के मजदूरों के साथ अंग्रेज अब शोषण करने लग रहे थे, और जिसका परिणाम यह निकल के आया कि हस्तशिल्प उद्योग समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया। तो हमने जितनी भी चीजों को देखा है उसी चीज को हम बोर्ड पे चल के देखेंगे। इसके हम पहले हम अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो हस्तशिल्प उद्योग का पतन का अर्थ क्या हो रहा है? तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने विऔद्योगिकरण का सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले विऔद्योगिकरण का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आपका आएगा कि विऔद्योगिकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो आपके आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, जिसका अर्थ है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, जिसका अर्थ है भारत के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का पतन तथा आधुनिक उद्योग का न लगाया जाना। कुछ समझ रहे हैं ना? विऔद्योगिकरण का अर्थ क्या होता है? परंपरागत उद्योग का समाप्त होना एवं आधुनिक उद्योग का न लगाया जाना। वे भी उद्योग समाप्त हो गए, ये भी उद्योग भी नहीं लगे। इसके आगे हम देखते हैं ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था का रूपांतरण औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हो गया। इस तरह विऔद्योगिकरण ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का परिणाम है। अगर ठीक से इसका हम विश्लेषण करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि विऔद्योगिकरण भी ब्रिटिश आर्थिक नीति की हिस्सा थी, और परिणाम निकल के यह आता है कि हस्तशिल्प उद्योग पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अब हमें यह देखना है कि हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण क्या थे। इसके हम पहले पॉइंट को जिक्र करते हैं, बोर्ड पे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अनेक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बनाया। जो अभी हम आपके सामने सहायक संधि प्रणाली का जिक्र कर रहे थे, वे भी एक साम्राज्यवादी प्रसार की हिस्सा थी। वे सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से ही अपने साम्राज्यवादी विस्तार का प्रसार कर रहे थे। और इसी के क्रम में आगे देखते हैं, और देशी रियासतों का नियंत्रण स्थापित किया, और देशी राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ये रियासतें और अनेक शासक हस्तशिल्पों के संरक्षणकर्ता एवं खरीदार थे। अतः इन रियासतों की समाप्ति से भारतीय हस्तशिल्पों का घरेलू बाजार सीमित हो गया। अब इसका परिणाम, जब रियासत ही अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई, तो जो भारतीय रियासत हस्तशिल्प उद्योग के जो संरक्षण करता थे एवं खरीदार थे, अब वे क्या होने लगे? वे अब समाप्ति की ओर अग्रसर हो गए। तो अभी हम हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखते हुए 1813 का अधिनियम पारित किया, और 1813 के अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और 1813 के अधिनियम के माध्यम से भारत में मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई, जिसका अर्थ ये हुआ कि भारत में व्यापार करने की अनुमति सारे इंग्लैंड वासियों को दे दिया गया। और इसका परिणाम निकल के यह आया कि भारतीय बाजार पूरी तरह से ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं से पट गई, यानी ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं से भर गई। और हस्तशिल्प उद्योगों से निर्मित वस्तु अब इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर सकी, क्योंकि
क्योंकि इंग्लैंड में वस्तुओं का निर्माण फैक्ट्री निर्मित प्रणाली के माध्यम से हुआ था और भारत में वस्तुओं का निर्माण हस्तशिल्प उद्योग प्रणाली के माध्यम से हुआ था। इसलिए भारत में निर्मित वस्तु अब इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर सकी और इसका परिणाम निकल के यह आया कि हस्तशिल्प उद्योग पतन की ओर उन्मुख हो गए, यानी पतन की ओर अग्रसर होने लगे। इसका अगला पॉइंट यह था कि जो भारत से जो वस्तु बन के इंग्लैंड जाते थे तो भारत निर्मित वस्तुओं पे आयात शुल्क ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया इसलिए गया क्योंकि भारत में निर्मित वस्तुओं की कीमत इंग्लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और इसका परिणाम यह निकल के आया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी हस्तशिल्पों के हाथों से निकल गई। इसका एक अगला पॉइंट ये था कि रेलवे के विकास ने भी हस्तशिल्प उद्योग के व्यापार को सीमित किया क्योंकि रेलवे के विकास के माध्यम से अब ब्रिटिश निर्मित वस्तु अब दूरस्थ स्थानों पर भी जाने लगी थी और जिसका परिणाम निकल के यह आया कि हस्तशिल्प उद्योग का बाजार सीमित हो गया। तो हमने जितने भी चीज़ों को देखा उसी चीज़ को हम जाके बोर्ड पे समझते हैं। यह हमारा टॉपिक है हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण। तो हम पतन के कारण में पहले पॉइंट का जिक्र कर चुके हैं। इसका दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखते हुए 1813 का अधिनियम पारित किया। 1813 का अधिनियम। और कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि 1813 का अधिनियम इतना प्रसिद्ध क्यों है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसके माध्यम से मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई। तो जब मुक्त व्यापार की नीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाइएगा यह 1813 के अधिनियम से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है, जिसके तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और भारतीय बाजार प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। इस तरह ब्रिटिश सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? मुक्त व्यापार की नीति अपना ली। फलतः भारत में बड़ी मात्रा में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का आगमन हुआ और जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का आगमन ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। फलतः परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प ब्रिटिश कारखाना निर्मित वस्तु का मुकाबला नहीं कर सकी और उनका पतन हो गया। और इसका परिणाम निकल के यह आया कि जो परंपरागत निर्मित वस्तु थे वे ब्रिटिश जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो निर्मित थे कारखाना के अंदर, वे परंपरागत वस्तु अब वे मुकाबला नहीं कर पाए। इसका अगला पॉइंट है ब्रिटेन ने अपने यहाँ भारतीय निर्मित वस्तुओं के आयात पर उच्च शुल्क लगाया ताकि भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाए। क्या हो जाए? ज़्यादा से ज़्यादा महंगी हो जाए। इस तरह भारतीय हस्तशिल्पों के हाथ से बाहरी बाजार भी निकल गया और इसका परिणाम यह निकल के आया कि बाहरी बाजार भी अब निकल गया। इसका अगला पॉइंट देखिएगा, रेलवे के विकास से ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं दूरस्थ में भी पहुंचने लगी और रेलवे के विकास से परिणाम यह निकल के आया कि ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं अब दूरस्थ स्थानों पे भी जाने लगी। फलतः भारतीय हस्तशिल्पों का बाजार सीमित हो गया और परिणाम निकल के यह आया कि भारतीय हस्तशिल्पों का बाजार सीमित हो गया। तो आज हम इतनी ही चीज़ों का जिक्र करेंगे और जब हम आपके सामने कल आएंगे तो इसके हम अगले भाग पे आएंगे क्योंकि यह टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए हम इसे हर टॉपिक को एक छोटे छोटे खंड में समझ के आगे बढ़ना है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह आपको टॉपिक जरूर समझ आया होगा। अगर आपको यह टॉपिक न समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपकी हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। हाँ, अगर बोर्ड पे अगर शब्द स्पष्ट ना आ रहे हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे हिंदी में दिए गए होते हैं, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं।
अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में सिविल सेवा से संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एंड गुड नाइट। आप अपना ध्यान रखिए और लॉकडाउन में अपने पढ़ाई को एक ऊंचे मुकाम पे ले जाइए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुई। थैंक यू एंड गुड नाइट।